चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेस रिवीजन करते हैं अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट। अगर प्रिज्म की प्रॉब्लम में लिखा हुआ है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस इन प्रिज्म, क्या मतलब होता है? तो मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि I1 जो है वो 0 है, R1 भी 0 है और R2 की वैल्यू ए फॉर प्रिज्म एंगल के इक्वल है। सेकेंड नंबर, व्हाट अबाउट I2? तो आंसर है I2 निकाल लेंगे अगर रिक्वायरमेंट है। कैसे निकाल लेंगे? बहुत ज्यादा आपको बार बार मैंने रिपीट एंड रिपीट सिचुएशन में बताया है। I2 और I1 कभी भी मिसिंग हो तो आप इस फंडे का यूज करिए, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। कहां पर? एट रिलेटिव फेज या रिलेटिव सरफेस। भाई कॉमन सेंस है, कौन मिसिंग है? I2 मिसिंग है। तो I2 कहां पाया जाता है? सरफेस नंबर 2 पर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सरफेस नंबर 2 पर। ठीक है, तो I1 का हाल ये है, R1 ऐसा होता है, R2 ऐसा होता है। I2 अगर मुझे परेशान करता है तो मुझे उसको मैनेज करना आता है। और फिर अगर उनसे डेविएशन पूछा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 माइनस ए। नॉर्मल इंसिडेंस में I1 0 है, I2 को हम निकाल लेंगे और ए, तो डेल्टा हो जाएगा I2 माइनस ए। और अगर हम इसका डायग्राम देखें कि नॉर्मल इंसिडेंस का नजारा कैसा होता है तो उसको भी आप देखें। जो नॉर्मल का ट्रेसिंग होता है लाइट उसी को फॉलो कर लेती है। तो पहले हम आपको जो है नॉर्मल बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल बना रहे हैं पहले फेस पर। ये नॉर्मल है, लाइट इसी पाथ को फॉलो कर लेती है। लाइट जो है वो इसी पाथ को फॉलो कर रही है, ध्यान देना भाई। लाइट ने उसी पाथ को फॉलो कर लिया जो नॉर्मल का पाथ था। ये देखिए इंसिडेंट लाइट, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट आपस में क्या हो गया? कोई इंसिडेंट हो गया, बोलो। और ये लाइट नॉर्मल से क्या बना रही है? 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि I1 कैसा हो गया? 0 हो गया। और स्नेल्स लॉ से अगर I1 0 तो R1 भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये लाइट बिना किसी डिपार्चर के सीधे जाएगी और किससे जाके टकराएगी? सेकेंड फेज से टकराएगी। किससे जाके टकराएगी? सेकेंड फेज से। अब सेकेंड फेज में जो है फिर से नॉर्मल बनाया मैंने, यहां पर R2 मेंटेन हुआ और अगर R2 मेंटेन हुआ तो फिर I2 भी मेंटेन होगा। पुराना वाला पाथ कट कर दिया। तो लाइट जो है ऐसा सोचते हुए कि सराउंडिंग में रेयर मीडियम में इमर्ज होके बाहर ELR, इमर्जिंग लाइट। और ये हो गया आपका क्या? अब ये हमसे न्यूमेरिकल पूछेंगे तो R2 के बारे में पूछेंगे, I2 के बारे में पूछेंगे, डेविएशन के बारे में पूछेंगे। अच्छा, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है और जब R1 0 है तो ऑटोमेटिकली R2 किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। R2 बराबर किसके इक्वल हो गया? ए। ठीक है, तो इस पर अब क्वेश्चन ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा देख लेते हैं, पढ़ते हैं। सपोर्टिंग डायग्राम मैंने बना लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कीवर्ड देखते हैं, अपने मतलब की चीजें देखते हैं। लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB। तो इंसिडेंट नॉर्मली है भैया, ये फिर से इन्होंने दे दिया इंसिडेंट नॉर्मली। तो नॉर्मली इंसिडेंट लाइट हो रही है, AB पर गिर रही है, दिखाई दे रहा है AB पर गिर रही है।
एज शोन इन द फिगर, ठीक। आ लिक्विड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और ये जो आपका लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, a liquid of refractive index n is placed over the face AC, तो प्रिज्म की जो AC फेस है उसके ऊपर एक लिक्विड दिखाई दे रहा है। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट रे टेक प्लेस एट द फेस AC। कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फॉर विच TIR take place from AC। n की वैल्यू क्या होगी कि AC से TIR हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म जो है वो 3/2 है, और RI ऑफ प्रिज्म 3/2 है। देखो लाइट यहां गिरी है तो ये पहला फेस है, हाँ या ना, और यहां से निकलने की तैयारी कर रही है तो ये क्या बना, दूसरा फेस। तो प्रिज्म एंगल कितना हो गया, ये हो गया। तो प्रिज्म एंगल यहां पर 60 डिग्री है। हो सकता है ये हमारे काम की चीज हो, लेकिन अभी फिलहाल हमने प्रिज्म एंगल पकड़ लिया है, और लकली सिंबल में वो ए ही होता है तो वहां पर ये ना सोचना कि सर ने ए देख के बोला, लॉजिक के साथ जिस पर गिरती है सरफेस नंबर 1, जिससे निकलती है लाइट बाहर या निकलने की कोशिश करती है वो सरफेस नंबर 2, ठीक है। प्रिज्म एंगल आ गया, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। अब क्या होगा, तो डायग्राम हमारा कहता है ये लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो सीधे बिना किसी डिपार्चर के पहुंचती है सेकंड फेज पर। अब सेकंड फेज पर पहुंची, ये वाला एंगल क्या होता है, R2, ये क्या होता है I1 R1, तो I1 तो 0 हो गया, R1 0 हो गया, R2 की वैल्यू क्या होती है A, और A कितना है यहाँ पर 60, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, ये कंफर्म हुआ। और क्वेश्चन का दावा है कि AC से TIR हो रहा है। R2 का ओरिजिनल नाम क्या है, R2 का ओरिजिनल नाम है इंसिडेंट एंगल, यही तो है ना। तो जब इंसिडेंट एंगल TIR फॉलो करता है तो मुझे सिखाया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है, फॉर TIR जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से कैसा होता है, बड़ा, बोलो। और यहाँ इक्वल लगा देते हैं जो फील कराता है थोड़ा भी बड़ा हुआ तो भी TIR हो जाए। तो अगर TIR हो रहा है तो इंसिडेंट एंगल को IC से बड़ा होना चाहिए, और इस वाले इक्वल का मतलब इक्वल नहीं है क्या, स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा भी अगर बड़ा तो भी TIR हो जाएगा। अब यहाँ पर इंसिडेंट एंगल R2 है तो R2 को ऐसा होना चाहिए, और R2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 डिग्री ग्रेटर देन R इज इक्वल टू IC। साइन ले लिया, साइन 60 डिग्री और साइन IC, क्योंकि साइन IC में अभी वो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन 60 हो गया √3/2, और साइन IC हो गया रेडर मीडियम, और अपॉन में क्या, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये √3/2, रेडर मीडियम में कौन होगा, लिक्विड। अरे यार TIR हुआ तो ये डेंस होगा ना, और बाहर वाला क्या होगा, रेडर। तो रेडर मीडियम में लिक्विड होगा, लिक्विड का RI क्या है N, और डेंसर में कौन आएगा, खुद प्रिज्म, जिसका RI कितना है 3/2, यहाँ से 3/2, ये हो गया √3/2 ग्रेटर देन R इज इक्वल टू 2n/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3√3 ग्रेटर देन R इज इक्वल टू 4n। इसको उल्टा करके लिख दो, 4n लेस देन R इज इक्वल टू 3√3, तो n की वैल्यू आ गई 3√3/4। ये आंसर। n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए TIR हो जाए, तो n की वैल्यू 3√3/4 के या तो इक्वल होगी, नियरली इक्वल होगी, या फिर इससे क्या होगी, कम। सॉरी, बाकी का जो न्यूमेरिकल रिवीजन होगा वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसके बाद से, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे वीक में जब प्रिज्म देखें तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस और नॉर्मल इंसिडेंस, इसके क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए, चाहे वो थ्योरी वाले हों या फिर न्यूमेरिकल।
चला लो बेटा, फैन चलाओ।